नमस्कार दोस्तों। इतिहास को जानना हमेशा से एक दिलचस्प विषय रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हजारों साल पहले के प्राचीन भारत के बारे में कैसे जान पाते हैं? कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें उस दौर की कहानियां सुनाते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके स्रोत, सोर्सेस। अतीत का हर अवशेष, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ऐतिहासिक स्रोत बन सकता है। जैसे एक पुराना सिक्का, एक टूटी हुई मूर्ति या फिर कोई प्राचीन किताब। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एकोस थ्रू द एजेस, द सोल ऑफ एंशंट इंडिया, पार्ट 3। नमस्कार दोस्तों। इतिहास को जानना हमेशा से एक दिलचस्प विषय रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हजारों साल पहले के प्राचीन भारत के बारे में कैसे जान पाते हैं? कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें उस दौर की कहानियां सुनाते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके स्रोत, सोर्सेस। इतिहास के हर टुकड़े, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ऐतिहासिक स्रोत बन सकता है। जैसे एक पुराना सिक्का, एक टूटी हुई मूर्ति या फिर कोई प्राचीन किताब। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को हम मुख्य रूप से 3 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं साहित्यिक स्रोत। इसमें हमें धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य और जीवनी जैसे कई लिखित दस्तावेज मिलते हैं। इसमें हमारे वेद, बौद्ध और जैन साहित्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, उस समय के राजाओं की जीवनियां, कविताएं और नाटक शामिल हैं। ये सभी हमें उस समय के समाज, धर्म और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। ये हमें जमीन के अंदर से या पुरानी इमारतों से मिलते हैं। इनमें शिलालेख, पत्थरों या स्तंभों पर गए लेख, मुद्रा शास्त्र, पुराने सिक्के, वास्तुकला के अवशेष और खुदाई में मिली चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन, घरों के अवशेष आदि शामिल हैं। ये स्रोत बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये सीधे अतीत से जुड़े होते हैं। और तीसरी श्रेणी में आते हैं विदेशी वृत्तांत। ये वे लेख हैं जो भारत आने वाले गैर भारतीय यात्रियों ने लिखे थे। इनके लेख हमें भारत की उस समय की स्थिति, संस्कृति और प्रशासन के बारे में एक बाहरी दृष्टिकोण देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य सिर्फ प्राचीन भारत के लिए ही नहीं, बल्कि मध्यकालीन और आधुनिक काल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उन अवधियों के लिए जब लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी, जैसे प्रागैतिहासिक और प्रोटोऐतिहासिक काल। तब पुरातात्विक साक्ष्य ही एकमात्र सहारा होते हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच का अंतर भी समझना चाहिए। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस, ये मूल कलाकृतियां या दस्तावेज होते हैं, जैसे पुरातात्विक खोजें, ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां या चट्टानों, स्तंभों या तांबे की प्लेटों पर खुदे शिलालेख। इतिहासकार सीधे इन्हीं का उपयोग करते हैं। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस, ये वे कार्य हैं
जो इतिहासकारों द्वारा प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करके लिखे गए हैं, जैसे इतिहास की किताबें या शोध लेख। बाद के शोधकर्ता इन द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हैं। लिखित प्राथमिक स्रोतों में हमें पांडुलिपियां और शिलालेख, साथ ही प्रकाशित सामग्री भी मिलती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इतिहासकार कभी भी किसी स्रोत को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। सावधानी महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा स्रोत के उद्देश्य, उसके लक्षित दर्शकों और उसके संदर्भ पर विचार करना चाहिए। ग्रंथों के साथ चुनौतियां। कुछ ग्रंथों के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। जैसे महाभारत जैसे ग्रंथ बहुत लंबे समय में लिखे गए थे। इतिहासकारों को यह पहचानना पड़ता है कि मूल पाठ क्या था और बाद में क्या जोड़ा गया। भाषा, शैली, सामग्री का विश्लेषण। ग्रंथों की परतों को समझने के लिए उनकी भाषा, शैली और सामग्री का विश्लेषण करना आवश्यक है। क्रिटिकल एडिशन। महाभारत और रामायण जैसे जटिल ग्रंथों के मूल भाग को पहचानने में क्रिटिकल एडिशन बहुत मदद करते हैं। ग्रंथों के बारे में हमें कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए। इसे क्यों लिखा गया था? किसके लिए लिखा गया था? इसका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या था? एक और बात है कि ग्रंथ अक्सर आदर्शों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, न कि वास्तविक घटनाओं का। हमें यह ध्यान रखना चाहिए। और हां, धार्मिक ग्रंथों में मिथक भी हो सकते हैं, जिनमें ऐतिहासिक संकेत छिपे होते हैं, लेकिन उनका अध्ययन बहुत सावधानी से करना पड़ता है। हमने बात की कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए कौन-कौन से मुख्य स्रोत होते हैं। अब हम इनमें से एक बहुत ही खास श्रेणी, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों को और गहराई से समझेंगे। हमें प्राचीन भारत की आत्मा से रूबरू कराते हैं। जब हम प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में धर्म, देवी देवता, ब्रह्मांड की कहानियां और रीति रिवाज आते हैं। और यह सच भी है। हमारे शुरुआती भारतीय ग्रंथों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं विषयों पर केंद्रित है। इनमें हमें धर्मशास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाएं और विभिन्न अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ग्रंथ धर्म और अध्यात्म पर ज्यादा केंद्रित हैं, तो ये इतिहास को समझने में हमारी मदद कैसे करते हैं? यहीं पर इनकी अहमियत समझनी जरूरी है। ग्रंथों को समझना इतना आसान नहीं है, खासकर इनकी रचना और संकलन की अवधि को लेकर। कई बार एक ही ग्रंथ की रचना अलग-अलग समय पर हुई है, जिसमें कई पीढ़ियों के विद्वानों ने योगदान दिया है। इसलिए इन्हें सही तारीख देना इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। भले ही इनमें सीधे-सीधे युद्धों या राजाओं की वंशावली का विवरण न हो, लेकिन ये हमें उस समय के समाज, लोगों की सोच, उनके विश्वासों, उनकी जीवन शैली और उनकी संस्कृति के बारे में अमूल्य जानकारी देते हैं। आइए ये कुछ प्रमुख उदाहरणों पर नजर डालते हैं। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद सिर्फ धार्मिक प्रार्थनाएं या मंत्र ही नहीं हैं, बल्कि ये हमें उस समय के आर्यों के जीवन,
उनकी अर्थव्यवस्था, समाज और उनकी के प्रति समझ को भी दर्शाते हैं। उपनिषद गहन दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हैं। ये हमें उस समय के बौद्धिक विकास और आत्मा, ब्रह्म, कर्म जैसे अमूर्त सिद्धांतों पर होने वाली चर्चाओं से परिचित कराते हैं। ये ग्रंथ वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। इनके माध्यम से हम उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों की जटिलता और समाज में पुरोहितों की भूमिका को समझ सकते हैं। इनमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथ शामिल हैं। ये हमें उस समय के कानून, शासन प्रशासन, सामाजिक नियम और कला रूपों के बारे में बताते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ देता है। रामायणा, महाभारता ये हमारे सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। भले ही इनमें पौराणिक तत्व हों, लेकिन ये हमें उस समय के सामाजिक ताने-बाने, पारिवारिक मूल्यों, नैतिकता, युद्धों और मानवीय संबंधों की एक झलक देते हैं। इनमें छिपी कहानी और पात्रों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय जीवन की गहराइयों को छू सकते हैं। पुराणों में देवताओं की कहानियां, राजाओं की वंशावलियां, सृष्टि और प्रलय की कथाएं मिलती हैं। ये हमें उस समय के लोकप्रिय धार्मिक विश्वासों और स्थानीय परंपराओं को समझने में मदद करते हैं। भले ही हमारे शुरुआती साहित्यिक स्रोतों का मुख्य जोर धर्म और दर्शन पर हो, लेकिन वे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। वे हमें एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो अन्य स्रोतों से नहीं मिल सकता। इन ग्रंथों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके ही इतिहासकार उस प्राचीन सभ्यता की पूरी तस्वीर जोड़ पाते हैं। हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान और कहानियों को कैसे संरक्षित किया जाता था? क्या सिर्फ लिखा जाता था या कुछ और भी था? जी हां, आज हम बात करेंगे मौखिक और लिखित परंपरा के अनूठे संगम के बारे में। जब हम प्राचीन भारतीय साहित्य की बात करते हैं, तो अक्सर हम वेदों के बारे में सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ये प्राचीनतम ग्रंथ जैसे वेद कैसे हम तक पहुंचे? दरअसल शुरुआती भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौखिक परंपरा के रूप में उत्पन्न हुआ था। इसका मतलब है कि इन्हें लिखा नहीं गया था, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर, सुनकर और याद करके आगे बढ़ाया जाता था। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ या प्रकट किए गए ग्रंथ। इन्हें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सावधानीपूर्वक याद किया जाता था। इस याद करने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह पवित्र ग्रंथों की शुद्धता को बनाए रखने और उनमें किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए जरूरी था। सोचिए, बिना किसी किताब के हजारों साल तक इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान को कैसे संरक्षित रखा गया? यह भारतीय सभ्यता की एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो फिर लिखने की परंपरा कब शुरू हुई? साक्षरता का उदय शहरीकरण और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ और व्यापार बढ़ा,
लिखित रिकॉर्ड की जरूरत महसूस होने लगी। हमें प्राचीन काल में स्क्रिप्ट के उपयोग के कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट के पत्र और अन्य रिकॉर्ड। यह दर्शाता है कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए लेखन का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा था। भा, भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण सबूत हमें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के शिलालेखों से मिलते हैं। अशोक के ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि और ये उस समय तक लेखन कला के व्यापक उपयोग को दर्शाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ मौखिक और लिखित परंपराओं का अद्भुत एकीकरण था। लेखन ने मौखिक रूपों को पूरी तरह से बदला नहीं, बल्कि उनका पूरक बना। इसका मतलब है कि जहां ज्ञान को याद करके और बोलकर आगे बढ़ाया जा रहा था, वहीं उसे लिखा भी जा रहा था ताकि वह और भी सुरक्षित रहे। दोनों परंपराएं एक साथ फली फूलीं और एक दूसरे को मजबूत। साहित्यिक स्रोतों को थोड़ा और करीब से देखेंगे। शुरुआती भारतीय साहित्यिक स्रोत काफी दिलचस्प हैं। इनमें से कई ग्रंथों का मुख्य फोकस धर्म, धर्मशास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाएं और अनुष्ठान होते हैं। इन ग्रंथों को आज की तरह एक निश्चित समय में नहीं लिखा गया था। इनकी रचना और संकलन अलग-अलग अवधियों में हुए, इसलिए इनकी सही तारीख तय करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। भले ही इन ग्रंथों में सीधे-सीधे धर्मनिरपेक्ष यानी दुनियावी बातें कम हों, फिर भी ये शुरुआती भारतीय इतिहास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हमें उस समय के लोगों की सोच, उनके विश्वासों और उनके सामाजिक ढांचे के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, शास्त्र साहित्य, हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत और पुराण शामिल हैं। और अब बात करते हैं भारतीय साहित्य के सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण ग्रंथों की। वेद। वेद भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन हिस्सा है और मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद शब्द संस्कृत के विद्यादि धातु से आया है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान है। वेदों को श्रुति ग्रंथ माना जाता है। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ या प्रकट किया हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये ज्ञान ऋषियों द्वारा सुना गया था या उन्हें ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया था, न कि किसी व्यक्ति द्वारा रचा गया। यही कारण है कि वेदों को इतना पवित्र और अद्वितीय माना जाता है। वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है संहिताएं। संहिता का अर्थ है संग्रह। ये मूल रूप से भजन, प्रार्थनाएं और मंत्रों के संग्रह हैं। ये 4 प्रकार की हैं। ऋग्वेद संहिता। यह स्तुति के गीतों का ज्ञान है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसके दूसरे से 7वें मंडल किताबें सबसे पुराने माने जाते हैं, जिनका समय लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। यह हमें उस समय के देवी देवताओं, सामाजिक संरचना
और जीवन के बारे में अमूल्य जानकारी देता है। अथर्ववेद संहिता यह जादुई सूत्रों का ज्ञान है। अथर्ववेद में जादू टोना, बीमारियों का इलाज और जीवन की दैनिक समस्याओं से निपटने के लिए मंत्रों का संग्रह मिलता है। यह हमें उस समय के विश्वासों और प्रथाओं को समझने में मदद करता है। सामवेद संहिता यह धुन का ज्ञान है। सामवेद मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्रों को धुन में गाने के लिए तैयार किया गया था। यह भारतीय संगीत के शुरुआती रूपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद संहिता यह बलिदान के सूत्रों का ज्ञान है। यजुर्वेद में यज्ञ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए आवश्यक मंत्र और विधि विधान दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संहिता के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये बड़े गद्य ग्रंथ हैं जो धार्मिक मामलों, बलिदान और अनुष्ठानों पर विस्तृत व्याख्याएं प्रदान करते हैं। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि वेदों के मंत्रों का उपयोग कैसे किया जाता था और उनका क्या महत्व था। अंत में आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक वन ग्रंथ ये मुख्य रूप से उन साधुओं के मंत्र हैं जो जंगलों में रहते थे। इनमें अनुष्ठानों की रहस्यमय व्याख्याएं और प्रतीकात्मकता पर जोर दिया गया है। उपनिषद गुप्त सिद्धांत। उपनिषद गुप्त सिद्धांत हैं और इन्हें भारतीय दर्शन का सबसे पुराना रूप माना जाता है। इनमें ईश्वर, दुनिया और मनुष्य के अस्तित्व पर गहन दार्शनिक चर्चाएं मिलती हैं। ये हमें आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं से परिचित कराते हैं। शुरुआती भारतीय ग्रंथों को समझना एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। इनमें से कई ग्रंथ मुख्य रूप से धर्म, आध्यात्म, ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, पौराणिक कथाओं, मिथोलॉजी और अनुष्ठानों, रिचुअल्स पर केंद्रित हैं। इन ग्रंथों को सही डेट करना, यानी ये कब लिखे गए थे, यह काफी मुश्किल है, क्योंकि इन्हें अलग-अलग समय पर लिखा और संकलित, कंपाइल्ड किया गया था। लेकिन अपने गैर धार्मिक विषयों के बावजूद ये शुरुआती भारतीय इतिहास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पूरा वैदिक साहित्य अपने आप में 1000 साल के इतिहास को समेटे हुए है। यह साहित्य पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक साहित्य की, जिसका काल लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व का है। इसमें हमें ऋग्वेद के बाद के मंडल किताबें, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद मिलते हैं। इतिहासकार इन ग्रंथों से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जानकारी निकालते हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि कैसे उस समय का समाज चरवाहा जीवन, पास्टोरल से कृषि आधारित समाज, एग्रेरियन में बदल रहा था और कैसे नए राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस उभर रहे थे। ये सभी हमें प्राचीन भारत के उस महत्वपूर्ण संकाल को समझने में मदद करते हैं। हम उन साहित्यिक स्रोतों को और गहराई से समझेंगे, खासकर स्मृति ग्रंथों को, जो वैदिक काल के बाद लिखे गए थे। प्राचीन भारतीय साहित्य का एक बड़ा हिस्सा धर्म, धर्मशास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं और अनुष्ठानों पर केंद्रित है। इन ग्रंथों को ठीक से डेट करना, यानी उनकी रचना का सही समय निर्धारित करना
अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि वे अलग-अलग अवधियों में लिखे और संकलित किए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद ये ग्रंथ प्रारंभिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, भले ही उनका मुख्य विषय धर्मनिरपेक्ष न हो। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, विभिन्न शास्त्र साहित्य, हमारे दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत और पुराण। अब बात करते हैं वैदिक काल के बाद के साहित्य की, जिसे स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ या मनुष्य द्वारा रचित। ये ग्रंथ श्रुति जितने पवित्र नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें सबसे आते हैं सूत्र ग्रंथ, जिनका समय लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये मुख्य रूप से अनुष्ठानों के लिए नियमावली या मैनुअल थे। बात करते हैं सूत्र ग्रंथ की। सूत्रों को भी 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: श्रौत सूत्र, श्रौता सूत्रा। इनमें बड़े और विस्तृत यज्ञों के नियमों का वर्णन मिलता है। ये हमें उस समय के बड़े धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं। गृह्य सूत्र, गृह्या सूत्रा, ये दैनिक जीवन के समारोहों और अनुष्ठानों के लिए निर्देश देते थे, जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु से जुड़े संस्कार। धर्मसूत्र, धर्मसूत्रा, ये प्राचीन भारत की सबसे पुरानी कानून की किताबें मानी जाती हैं। इनमें आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष कानून दोनों के बारे में निर्देश दिए गए थे। ये हमें उस समय के समाज के नियमों और नैतिकता को समझने में मदद करते हैं। सूत्रों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी के बीच कई और स्मृति ग्रंथ लिखे गए, जिनमें मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में समाज के विभिन्न वर्णों, सामाजिक वर्गों, राजाओं और अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। विवाह, संपत्ति और विभिन्न अपराधों के लिए दंड के नियम भी बताए गए थे। ये सभी स्मृति ग्रंथ, खासकर धर्मसूत्र और बाद की स्मृतियां, हमें प्राचीन भारतीय समाज की संरचना, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों को समझने में एक मूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। बात करेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे ग्रंथ की जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन के लिए एक अनमोल खजाना है। यह ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पुस्तक उस समय लिखी थी, लेकिन यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अर्थशास्त्र एक कानून की किताब है, जिसे अंतिम रूप से सामान्य युग की शुरुआत में दिया गया था। इसके पहले के हिस्से मौर्य काल के राज्य और समाज को दर्शाते हैं। यह प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर समृद्ध सामग्री प्रदान करता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के कामकाज के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने राजा, मंत्रियों, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, व्यापार और यहां तक कि युद्ध के बारे में भी लिखा है। कौटिल्य के अनुसार एक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, न्यायपूर्ण शासन करना चाहिए और राज्य की अर्थव्यवस्था को
मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने करों, व्यापार और कृषि के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। अर्थशास्त्र हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह हमें उस समय के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की एक झलक देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि एक अच्छा शासक कैसे होना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी महत्वपूर्ण है। इसके सिद्धांत हमें शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाते हैं। हम एक बहुत ही खास तरह के साहित्यिक स्रोत, हमारे दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत पर विस्तार से बात करेंगे। इन्हें इतिहास भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा ही था। महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें हजारों साल पहले के भारत की झलक दिखाते हैं। लेकिन इन्हें समझना इतना सीधा भी नहीं है। रामायण और महाभारत को विकसित होने में सदियां लगीं। लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का समय। आप सोच सकते हैं, इतने लंबे समय में इनमें कितना कुछ जोड़ा गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा माना जाता है। यह रामायण से पुराना है और इसमें लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक के मामलों का वर्णन मिलता है। महाभारत में 3 मुख्य भाग हैं। मुख्य था कौरवों और पांडवों के बीच का प्रसिद्ध संघर्ष। वर्णनात्मक भाग, जिसमें उस समय के समाज, भूगोल और रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन है। उपदेशात्मक भाग, जिसमें धर्म, नैतिकता और जीवन के दर्शन पर गहन चर्चा की गई है, जैसे भगवद गीता। अब बात करते हैं रामायण की, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह महाभारत की तुलना में अधिक एकीकृत सुसंगठित है, यानी इसकी कहानी में कम भटकाव है। इतिहासकारों को इन महाकाव्यों का अध्ययन करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इनमें इंटरपोलेशन, यानी बाद में जोड़े गए हिस्सों और कालानुक्रमिक परतों को पहचानना बहुत जरूरी है। तभी हम मूल कहानी और बाद में हुए बदलावों को समझ पाते हैं। यह जानकर आपको शायद आश्चर्य होगा कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी इन महाकाव्यों में वर्णित स्थानों की पुष्टि करते हैं, जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र जैसे स्थल, जिनकी खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो इन कहानियों से मेल खाते हैं। ये महाकाव्य धार्मिक संप्रदायों, सामाजिक प्रथाओं, मानदंडों और दर्शन के बारे में जानकारी का एक खजाना है। इनमें हमें उस समय के समाज के आदर्शों, मूल्यों और जीवन शैली की गहरी समझ मिलती है। इतिहास के सफर में हम आज एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ पुराण। इन्हें सिर्फ कहानियां मत समझिए। ये हमें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में बहुत मदद करते हैं, खासकर राजाओं की वंशावलियों और भौगोलिक जानकारी के लिए। पुराणों का श्रेय भी महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है और ये संख्या में 18 महापुराण और कई उपपुराण हैं। जहां तक इनकी रचना का सवाल है, ज्यादातर प्रमुख पुराणों को लगभग 400 ईस्वी तक संकलित किया गया था। इससे पता चलता है कि इन्हें कई लेखकों और संकलनकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया होगा।
पुराणों की एक खासियत है कि ये 5 मुख्य भागों में विभाजित होते हैं। सर्ग, क्रिएशन, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। प्रतिसर्ग, रिक्रिएशन, प्रलय के बाद सृष्टि का फिर से निर्माण। मनवंतर, पीरियड्स ऑफ मैनस, मनुओं के काल और उनके शासन काल का वर्णन। वंश, जीनियालॉजीज, देवताओं और ऋषियों की वंशावलियां। वंशानुचरित, रॉयल डायनेस्टीज, विभिन्न शाही राजवंशों का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर बाद की वंशावलियों जैसे कलि युग के राजवंशों के लिए। ये हमें हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और आंध्र जैसे राजवंशों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पुराणों का संकलन मुख्य रूप से गुप्त काल, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। हालांकि कुछ पुराण, जैसे भागवत पुराण और स्कंद पुराण, बाद के भी हैं। लेकिन पुराणों का महत्व सिर्फ राजवंशों तक ही सीमित नहीं है। ये हमें भौगोलिक जानकारी भी देते हैं, जैसे प्राचीन नदियों और पहाड़ों के नाम। साथ ही ये उस समय के धार्मिक संप्रदायों जैसे विष्णु, शिव और शक्ति की उपासना और कैसे ये विभिन्न धाराएं आपस में एकीकृत हुईं, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पुराणों को ब्राह्मणों के लिए सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को फैलाने का एक माध्यम भी माना जाता था। इनमें निहित कहानियां, व्रत, त्योहार और आचरण के नियम समाज को एक दिशा देते थे। हमारी यात्रा में अब हम दक्षिण भारत की ओर चलेंगे और बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक धरोहर की, संगम साहित्य। यह सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें प्राचीन तमिल भूमि के जीवन, प्रेम, युद्ध और व्यापार की एक अनूठी तस्वीर दिखाते हैं। संगम साहित्य सबसे पुराने तमिल ग्रंथ हैं। इनकी रचना कई शताब्दियों, लगभग 3 से 4 सदियों तक कवियों द्वारा की गई थी। माना जाता है कि इन कविताओं को मदुरै और कपाटपुरम में आयोजित संगम यानी कॉलेज या अकादमियों में संकलित किया गया था। विद्वान आमतौर पर इन्हें पहली 4 शताब्दियों ईस्वी 400 सीई का मानते हैं, हालांकि इनका संकलन 6वीं शताब्दी तक पूरा हुआ होगा। इन संगमों के ऐतिहासिक अस्तित्व पर कुछ संदेह के कारण कई विद्वान इसे प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य कहना पसंद करते हैं। संगम साहित्य में लगभग 30,000 पंक्तियों की कविताएं हैं, जो मुख्य रूप से प्रेम और युद्ध जैसे विषयों पर आधारित हैं। ये कविताएं मूल रूप से बार्डिक गीतों, गाथाओं के रूप में मौखिक रूप से प्रसारित होती थीं और बाद में इन्हें संकलित किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गैर धार्मिक साहित्य है। इसे विभिन्न पृष्ठभूमि के लेखकों ने लिखा था, जिनमें शिक्षक, व्यापारी और यहां तक कि राजा भी शामिल थे। संगम साहित्य हमें दैनिक जीवन के बारे में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध जानकारी देता है। हमें राजाओं के सैन्य कारनामों और उनके द्वारा दिए गए उपहारों के बारे में भी पता चलता है। ये ग्रंथ हमें कावेरीपट्टिनम जैसे फलते फूलते शहरों का भी उल्लेख करते हैं। इनसे पता चलता है कि यूनानियों और रोमनों, जिन्हें यवन कहा जाता था, के साथ व्यापार
खूब होता था, जिसमें काली मिर्च, सोना, शराब और दास जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से भी मिलती है, जो इसकी सत्यता को और मजबूत करती है। इतिहास के सफर में अब हम एक और रोमांचक पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, प्राचीन भारत की जीवनियां, काव्य और नाटक। आप सोच रहे होंगे कि ये हमें इतिहास कैसे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि तत्कालीन समाज और संस्कृति को समझने के लिए अमूल्य स्रोत हैं। प्राचीन भारत में ऐसे कई साहित्यिक रत्न रचे गए, जिनका उपयोग इतिहासकार सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी के लिए करते हैं। चलिए कुछ प्रमुख संस्कृत नाटककारों और कवियों से शुरुआत करते हैं। अश्वघोष, ईसा की पहली शताब्दी के आसपास के ये कवि, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बुद्ध चरित्र, भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य, सारिपुत्र प्रकरण, एक नाटक, सौंदरानंद, एक और महाकाव्य। ये हमें उस समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन की झलक देते हैं। हास, इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन इनके नाटक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुछ प्रमुख हैं पंचरात्र, दूतवाक्यम, बालचरितम, स्वप्नवासवदत्तम। इनके नाटक हमें उस समय के राजनैतिक और सामाजिक पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। कालिदास, चौथी पांचवीं शताब्दी, इन्हें संस्कृत साहित्य का शिखर माना जाता है। इनके नाटक और काव्य हमें विशेष रूप से गुप्त काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की गहराई से जानकारी देते हैं। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। काव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। इनमें प्रेम, राजशाही, कला और सामाजिक आदर्शों का सुंदर चित्रण है। कुछ नाटक तो सीधे सीधे ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थे। विशाखदत्त, 7वीं-8वीं शताब्दी, इनके नाटक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं। मुद्रा राक्षस, यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के राजनीतिक दांवपेच और नंद वंश के पतन का वर्णन करता है। यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देवी चंद्रगुप्तम, हालांकि यह पूरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके अंश गुप्त राजा रामगुप्त से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। कथा साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंचतंत्र, 5वीं-6वीं शताब्दी, इसमें नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां हैं, जो तत्कालीन समाज की सोच को दर्शाती हैं। कथा सरित सागर, यह लोक कथाओं का एक विशाल संग्रह है, जो हमें उस समय की आम जनजीवन और मान्यताओं की जानकारी देता है। राजाओं के दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई जीवनियां भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित, 7वीं शताब्दी, यह भारत की सबसे पुरानी जीवित जीवनी है। यह थानेसर के महान राजा हर्षवर्धना की प्रशंसा करती है, लेकिन साथ ही आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों के संकेत भी देती है। यह हर्ष के काल के
राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्हण का विक्रमांक देवचरितम, 12वीं शताब्दी। यह चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित है। यह हमें दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। बौद्ध और जैन साहित्य, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये हमें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में, खासकर ब्राह्मणवादी ग्रंथों से अलग एक दृष्टिकोण प्रदान करने में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। जहां तक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात है, तो बौद्ध और जैन साहित्य हमें कई ऐसे महत्वपूर्ण गैर संस्कृत स्रोत प्रदान करते हैं जो उस समय के समाज और घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पाली त्रिपिटक, जिसका अर्थ है 3 पिटारे या अतीन टोकरियां। इनकी रचना भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद की गई थी। ये ग्रंथ हमें बुद्ध के समय के भारत और उस काल के महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। सुत्त पिटक, सुत्ता पिताका, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, कहानियां, कविताएं और संवाद शामिल हैं। यह हमें बुद्ध की शिक्षाओं और उस समय के सामाजिक ताने बाने को समझने में मदद करता है। विनय पिटक, विनाया पिताका, इस पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम कानून, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का विकास और यहां तक कि 386 ईसा पूर्व में हुए पहले बौद्ध विभाजन विच्छेद के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह हमें बौद्ध संघ के गठन और उसके कामकाज को समझने में सहायक है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्मा पिताका, इस पिटक में बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की गहराई से व्याख्या की गई है। यह मुख्य रूप से थेरवाद, बौद्ध धर्म की दार्शनिक मान्यताओं पर केंद्रित है। हमने त्रिपिटक के बारे में जाना। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की बात करेंगे जो हमें प्राचीन भारत के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जातक कथाओं की। ये खुद्दक निकाय का हिस्सा हैं और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जब वे देवता, मनुष्य या पशु के रूप में थे। ये कहानियां इतनी लोकप्रिय थीं कि इन्हें भरहुत और सांची जैसे स्तूपों पर मूर्तियों के रूप में भी दर्शाया गया है। जातक कथाएं हमें केवल बौद्ध धर्म के इतिहास की ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज, नैतिक मूल्यों और लोक जीवन की भी झलक देती हैं। अब बात करते हैं थेरागाथा और थेरीगाथा की। थेरागाथा में प्रारंभिक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रचित कविताएं हैं जो उनके आध्यात्मिक अनुभवों और ज्ञान को व्यक्त करती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खास है थेरीगाथा। यह महिलाओं द्वारा रचित सबसे पहली जीवित कविताएं हैं। ये कविताएं इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय आध्यात्मिक उपलब्धि में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता था। यह हमें प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके बौद्धिक योगदान को समझने में मदद करता है। त्रिपिटक और जातक कथाओं के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें गैर कैनोनिकल यानी मानक ग्रंथ नहीं माना जाता,
लेकिन वे ऐतिहासिक रूप से बहुत मूल्यवान हैं। मिलिंद पन्हा, यह इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवादों का संग्रह है। यह हमें उस समय के राजनीतिक और दार्शनिक विचारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। महावंश और दीपवंश, ये श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिन्हें सिंहली इतिहास भी कहा जाता है। ये हमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ-साथ प्राचीन भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। हमने त्रिपिटक के बारे में जाना। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करेंगे जो हमें प्राचीन भारत के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जातक कथाओं की। ये खुद्दक निकाय का हिस्सा हैं और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जब वे देवता, मनुष्य या पशु के रूप में थे। ये कहानियां इतनी लोकप्रिय थीं कि इन्हें भरहुत और सांची जैसे स्तूपों पर मूर्तियों के रूप में भी दर्शाया गया है। जातक ने हमें केवल बौद्ध धर्म के इतिहास की ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज, नैतिक मूल्यों और लोक जीवन की भी झलक देती हैं। अब बात करते हैं थेरागाथा और थेरीगाथा की। थेरागाथा में प्रारंभिक भिक्षुओं द्वारा रचित कविताएं हैं जो उनके आध्यात्मिक अनुभवों और ज्ञान को व्यक्त करती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खास है थेरीगाथा। यह भारत में महिलाओं द्वारा रचित सबसे पहली जीवित कविताएं हैं। ये कविताएं इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय आध्यात्मिक उपलब्धि में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता था। यह हमें प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके बौद्धिक योगदान को समझने में मदद कर। बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज और दर्शन को समझने का एक अनूठा और गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। जैन साहित्य मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में रचा गया है। इसमें अर्धमागधी और जैन शौरसेनी जैसी प्राकृत भाषाओं का उपयोग हुआ है। भगवान महावीर की शिक्षाओं को सबसे पहले 14 पूर्वों में संकलित किया गया था। ये जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। इस परिषद में जैन धर्म के ग्रंथों को फिर से संरचित कर 12 अंगों में संकलित किया गया। जैन धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में एक और परिषद हुई। इस परिषद में पहले से मौजूद जैन ग्रंथों को औपचारिक रूप से लिखित रूप दिया गया, जिससे ये ग्रंथ संरक्षित हो सके। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों में से एक श्वेतांबर परंपरा के अपने ग्रंथ हैं, जिन्हें श्वेतांबर कैनन कहा जाता है। इसमें शामिल हैं 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और अन्य सूत्र व मूल सूत्र। ये ग्रंथ हमें आचार संहिता, रूल्स ऑफ कंडक्ट, किंवदंतियों, लेजेंड्स, सिद्धांतों, डॉक्ट्रिन्स और तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वहीं दिगंबर परंपरा की मान्यता है कि अधिकांश मूल पूर्व ग्रंथ
लुप्त हो गए हैं। इसलिए वे महावीर की शिक्षाओं पर आधारित महान आचार्यों, गुरुओं द्वारा रचित ग्रंथों का उपयोग करते हैं। जैन साहित्य हमें जैन धर्म के इतिहास, उसके सिद्धांतों, उस समय के अन्य प्रतिद्वंद्वी दार्शनिक विचारों जैसे बौद्ध और ब्राह्मणवादी और जैन संतों व भिक्षुओं के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। यह हमें प्राचीन भारत की धार्मिक विविधता और बौद्धिक बहसों को समझने में मदद करता है। हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या प्राचीन भारत में इतिहास की कोई अवधारणा थी या क्या हम उसे समझने में कहीं कोई गलती कर रहे थे? प्राचीन भारतीय साहित्य का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक प्रकृति है। इसी वजह से कुछ इंडोलॉजिस्ट यह मानते थे कि प्राचीन भारत में इतिहास की कोई समझ नहीं थी। वे पश्चिमी शैली की कालानुक्रमिकता, क्रोनोलॉजी और कारण कार्य संबंधों, कॉजेशन को खोज रहे थे। प्राचीन भारतीय साहित्य का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक प्रकृति का है। इसी वजह से कुछ इंडोलॉजिस्ट यह मानते थे कि प्राचीन भारत में इतिहास की कोई समझ नहीं थी। वे शैली की कालानुक्रमिकता, क्रोनोलॉजी और कारण कार्य संबंधों, कॉजेशन के खोज रहे थे। उन्हें हमारे ग्रंथों में अक्सर कल्पना, दंत कथाएं और धार्मिक मुहावरे ही मिले और इसलिए उन्हें लगा कि यहां इतिहास की कोई ठोस पकड़ नहीं है। लेकिन हालिया शोध, खासकर प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर जैसे विद्वानों का मानना है कि हर समाज अपने अतीत को एक विशिष्ट रूप में दर्ज करता है। यह जरूरी नहीं कि वह पश्चिमी इतिहास लेखन के सांचे में ही फिट बैठे। उन्होंने इतिहास पुराण परंपरा की बात की है, जिसे वे अतीत की एम्बेडेड चेतना यानी एक अंतर्निहित समझ मानते हैं। यह की समझ हमें उत्पत्ति के मिथकों, ओरिजिन मिथ्स, नायकों की स्तुतियों, प्रेजेस ऑफ हीरोज और वंशावलियों, जीनियालॉजीज में मिलती है। ये सब अपने तरीके से इतिहास को संजोने के ही रूप थे। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में हमें अधिक बाह्यकृत, एक्सटर्नलाइज्ड इतिहास भी देखने को मिलता है, जैसे कि शासकों की जीवनियां जो एक पहचानने योग्य और अधिक संरचित रूप में लिखी गई थीं। ये हमें सीधे तौर पर राजाओं के शासनकाल, उनके युद्धों और उनके प्रशासन के बारे में बताते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में चाहे वह धार्मिक हो या लौकिक, इतिहास की एक गहरी और अनूठी समझ निहित है, जिसे हमें अपने ही संदर्भों में समझना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।